उजालों को तो अब वनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है न्याय करने की, वो लोग न्याय करने की बजाय जो अपराधी हैं उनके हितों को ज्यादा संरक्षण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट के विद्वान जज पी वेलमुरुगन ने एक एडीजीपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। बाद में वो एडीजीपी गिरफ्तार भी हुआ और राज्य सरकार ने न चाहते हुए भी उस एडीजीपी को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन चूंकि एडीजीपी एक बड़ा पद होता है और जैसा कि जज साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वो 28 साल से बड़ी स्तर पर आईपीएस रहे हैं, तो इतने बड़े स्तर पर जिसने नौकरी की हो तो उसके पास पैसा भी होगा, उसकी जान पहचान भी होगी। और यही वजह रही कि एकदम से वो मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस एडीजीपी और जो दूसरा उसमें एमएलए में इन्वॉल्व था इस पूरे केस में, उस केस की सुनवाई करते हुए जो बातें कही हैं वो बेहद चौंकाने वाली आप लोगों को लग सकती है। ये जो मामला था इसकी सुनवाई कर रही थी बेंच जिसमें दो जज थे, उज्जवल भुइयां और जस्टिस मनमोहन। ये मनमोहन वही वाले हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ करते थे। इन दोनों ने सुनवाई करते हुए सबसे पहले तो राज्य सरकार से सवाल पूछे कि आपने ऐसे कैसे इतने बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, आप उनको जांच के लिए बुला सकते थे, सस्पेंशन की क्या जरूरत थी, और साथ ही आदेश दे दिया कि उनका सस्पेंशन खत्म किया जाए। साथ ही साथ इन दोनों जज महोदय ने हाई कोर्ट के निर्णय पर भी आश्चर्य जताया और ये कहा कि हाई कोर्ट किस तरीके से इतने बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कराने का आदेश दे सकता है। ऐसा कहते हुए जस्टिस मनमोहन ने एक बड़ा हंसते हुए कहा कि मैंने तो 18 साल जज रहते हुए कभी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऐसा पावर भी रखता हूं। यानी कि क्या कोई हाई कोर्ट का जज इतनी पावर रखता है कि वो एडीजीपी स्तर के अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दे। अब यह सवाल ये है कि जस्टिस पी वेलमुरुगन ने जो आदेश दिया था वो इसलिए दिया था कि उनकी नजर में अपराधी चाहे साधारण व्यक्ति हो या बड़ा अधिकारी, वो अपराधी होता है और सभी को कानून की दृष्टि से समान रूप से देखे जाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहिबान बैठते हैं उनकी दृष्टि शायद जो रसूखदार अपराधी होते हैं या जो सफेद कॉलर वाले अपराधी होते हैं उनके प्रति बड़ी ही नरम मालूम पड़ती है। यही वजह है कि इतने बड़े केस में अगर सस्पेंशन हुआ था, ठीक है आप उसको जमानत दे देते, लेकिन सस्पेंशन को तो जारी रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो व्यक्ति था एचएम जयराम जो एडीजीपी है तमिलनाडु का, वो इतना पावरफुल है कि वो अपने मातहतों के द्वारा कराए जा रहे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता था। उसके बावजूद जस्टिस भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने इस व्यक्ति के सस्पेंशन को खत्म करके और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए राज्य सरकार के वकील को डायरेक्शन दे दिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज के ऊपर सवाल उठा दिए हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स के अंदर जो निष्ठावान जज हैं वो ऐसे फैसले लेने से पहले 4 बार सोचेंगे कि अगर हमारे फैसले की जो म्याद है, जो अवधि है 2 दिन 4 दिन होगी, तो फिर ऐसे फैसले लेने का मतलब ही क्या है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही ये फैसला लिया गया था जस्टिस पी वेलमुरुगन के द्वारा और 2 दिन के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस इतने अच्छे न्यायपूर्ण फैसले को न केवल बदला है बल्कि उन जज साहब के ऊपर सवाल भी उठा दिए।
हम जिसको लेकर खुश हो रहे थे कि चलो कहीं तो न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक रूप से न्याय करना चाहते हैं, वो लोकप्रिय न्याय करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। और इसका स्पष्ट संदेश भारत के सीजेआई ब्रिटेन में जब उन्होंने भाषण दिया तब वो दे चुके हैं, और भावी सीजेआई सूर्यकांत ने भी कुछ ऐसी ही बातें अमेरिका में कही थी कि हम जब न्याय करते हैं तो लोकप्रिय न्याय नहीं करते, बल्कि सिद्धांतों और नियमों के आधार पर न्याय करते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा को अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से नजरअंदाज करके न्याय करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यह कहा गया है कि किसी भी हालत में अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय करने वाले को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, संरक्षण हमेशा पीड़ित को ही मिलना चाहिए, और न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर हम नजर डालें तो जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े पैसे वाले रसूख वाले लोग अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनको राहत देने में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा उदारता दिखाता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और इवन हाई कोर्ट से भी अगर किसी अपराधी को सजा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको बड़ी आसानी से राहत मिल जाती है, उसको बेल मिल जाती है, उसको संरक्षण मिल जाता है और उसका केस पेंडिंग हो जाता है, जिससे वो व्यक्ति बाहर आकर जमानत पर रहते हुए सारी सुविधाओं का, सारे जो उस क्राइम के द्वारा उसने जो संपत्ति अर्जित की है उसका भोग करता है, विलास करता है, आनंद लेता है। और दूसरी तरफ जो पीड़ित होते हैं वो भगवान से आस लगाए बैठे रहते हैं कि हे भगवान हमारा न्याय करो। चाहे आप लालू प्रसाद यादव के केस में देखें, केजरीवाल के केस में देखें, राहुल गांधी सोनिया गांधी के केस में देखें, मुलायम सिंह के केस में देखें, तमाम जो बड़े नेता हैं जो भी अपराधों में जिन पर केस चले, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर जमानत ले लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके केसेस को खत्म कर दिया, जिसके बाद वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन छोटे स्तर पर जो व्यक्ति ऐसे केसेस में पकड़े जाते हैं वो जेलों में सड़ते रहते हैं। हम बार बार जैसे आपको आंकड़े देते रहते हैं कि भारत की जेलों में 76% वो लोग हैं जो अंडर ट्रायल है, यानी जिनके केसेस अभी चल रहे हैं, उनके केस में उन्हें सजा नहीं हुई है। और ज्यादातर तो ऐसे लोग हैं जिनके केस में अगर उन्हें उस क्राइम के लिए सजा भी दी जाती तो भी वो उस अवधि से कम रहती जितनी कि वो जेल में अंडर ट्रायल रहते हुए काट चुके हैं। लेकिन चूंकि उनके पास वकील नहीं है, उनकी अप्रोच नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, इसलिए वो सब पीड़ाएं सहने के लिए वो मजबूर है। और दूसरी तरफ एच.एम. जयराम जैसे लोग हैं, जगन मूर्ति जैसे लोग हैं जो इस मामले में विधायक था, और केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले करने के बावजूद आसानी से सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों के माध्यम से बेल लेकर या दूसरी राहत लेकर मजे ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो अग्नि परीक्षा उसके सामने आई है पास होगा, लेकिन हमारी नजर में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो ये फैसला लिया है वो कतई ही न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। उनके हिसाब से, उनके फैक्ट्स के आधार पर सही हो सकता है, लेकिन वो जज है, और चूंकि जज तो सबसे ऊपर होते हैं, कॉलेजियम इस देश में सबसे ऊपर है, उन पर न आप सवाल उठा सकते हैं न उन्हें गलत कह सकते हैं, चाहे उस मामले में स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा हो कि यहाँ पे इस अधिकारी का सस्पेंशन वाजिब था, जरूरी था, लेकिन उसके बावजूद उस सस्पेंशन को खत्म किया गया और हाई कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए गए कि आपने गिरफ्तारी क्यों कराई। क्योंकि भारत का संविधान कहता है, हमारा मौलिक अधिकार है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान रूप से संरक्षण। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस जब हम देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो ये जो मौलिक अधिकार है कहीं न कहीं इसका हनन होता हुआ दिखता है, और हनन करते हुए वो लोग दिखते हैं जो खुद को मौलिक अधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक होने का दावा करते हैं।
आप लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं या फिर आप उन जस्टिस पी बेलोमुरुगन के फैसले से सहमत है जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए एडीजीपी को गिरफ्तार कराया, उसका सस्पेंशन हुआ? क्या आप मानते हैं कि वो फैसला सही था या फिर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी उम्मीद थी, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट करता आया है, वैसा फैसला दिया है वो उचित है? आप अपनी राय हमें दीजिए और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस मामले को देश की जनता के बीच तक ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि जो अच्छे फैसले होते हैं हम उनको भी आपके सामने लेकर आते हैं, और जिन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का एक अलग रवैया नजर आता है वो भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।